हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रीड करेंगे सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, सिविक्स चैप्टर फर्स्ट में हम पिछले वीडियो में पार्ट 1 में थोड़ा सा रीड कर चुके हैं। तो क्या क्या पढ़ा था इसमें? व्हाट इज़ द गवर्नमेंट, सरकार क्या होती है, इसको हमने रीड किया था। और कितने टाइप की सरकार होती है, मोनार्ची, ओलिगार्ची, थियोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, इन सभी को हमने रीड किया था। इसके अलावा टोटलिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, इसको भी रीड किया था। डायरेक्ट डेमोक्रेसीज एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज ये पढ़ चुके हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज के बारे में हमने रीड किया था। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। स्टार्ट करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी से, जो पहली हेडिंग है आपकी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस वर फाउंड इन एंशिएंट इंडिया बिटवीन 600-500 BCE. State like Vriji and Kalinga became powerful republics. The king was elected by the people and he was advised by the सभा एंड समिति। तो स्टूडेंट्स, सभा एंड समिति क्या है? जो प्राचीन काल में जो राजा का राज्य होता था, शासन जहाँ पे वो करता था, वहाँ की जो आम जनसभा होती थी, आम जनता, उसको कहते थे ट्राइब, यानी कि जनजाति। तो सभा का मतलब दिया गया है ए काउंसिल ऑफ इम्पॉर्टेंट चीफ एंड्स ऑफ द ट्राइब्स, यानी कि जो आम जनता थी, वहाँ की जो आम जनजाति थी, उनके जो कुछ चीफ इम्पॉर्टेंट जो नेता लीडर होते थे, उन लोगों की एक काउंसिल होती थी जिसको परिषद कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे कि एक कस्बा है, एक कस्बे में 40,000 लोग रहते हैं, उन 40,000 लोगों का एक मुखिया होता है, जैसे चेयरमैन। ठीक है, ऐसे ही पूरे स्टेट के जितने भी मुखिया हैं, सभी कस्बे और शहरों के, वो क्या होते थे? चेयरमैन होते थे, और वो मिलाकर एक परिषद बनाते थे, जो काउंसिलिंग। ठीक इसी तरह उस स्टेट की जो ट्राइब होती थी, ट्राइब के जो चीफ एंड्स यानी चीफ जो प्रमुख होते थे, उनकी एक काउंसिल होती थी, उसको सभा कहते थे। और समिति क्या होती थी? अ गैदरिंग ऑफ ऑल द मैन ऑफ ट्राइब, जो आम जनता का पूरा ग्रुप। गैदरिंग ऑफ मतलब गैदरिंग ऑफ ऑल मेन ऑफ ट्राइब, ट्राइब के जितने भी लोग होते थे, सभी लोग। तो ये होता था समिति। तो सभा में केवल चीफ लोग होते थे और समिति में पूरी जनता होती थी। समझ में आ गया आपको? तो क्या इसमें बताया गया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के कुछ इंस्टेंस, मतलब कुछ उदाहरण दिए गए हैं एंशिएंट इंडिया के। 600 से लेकर 500 ईसा पूर्व का समय है, जिसमें वृज्जी और कलिंगा। वृज्जी जानते हैं क्या है? वृज्जी को पहले वज्जी कहा जाता था, वज्जी, और कलिंगा को उड़ीसा कहा जाता था। वो कलिंगा वर्तमान में उड़ीसा है। ठीक है, वर्तमान में उड़ीसा है, पहले उड़ीसा का नाम ही कलिंग था। तो ये कैसे थे? बिकम पावरफुल रिपब्लिक, यानी कि ये बहुत ही शक्तिशाली रिपब्लिक थे, गणराज्य थे। तो इनका जो राजा चुना जाता था, साफ साफ इसमें दिया गया है, द किंग वाज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ही वाज एडवाइज्ड बाय द सभा एंड समिति। तो राजा होता था, वो लोगों द्वारा चुना जाता था। कैसे चुना जाता था? लोगों के द्वारा वोट डालकर, यानी कि लोगों की सहमति से। उस समय इस तरह की वोटिंग नहीं होती थी, सहमति ली जाती थी लोगों की। तो उनके द्वारा राजा चुना जाता था, और सभा और समिति के द्वारा उसको एडवाइस किया जाता था, यानी कि वो उनको सलाह देते थे। तो उस समय प्राचीन काल में लोकतंत्र था। समझ में आया? नेक्स्ट है द एथेनियन डेमोक्रेसी। एथेंस वाज अ पावरफुल सिटी स्टेट इन एंशिएंट ग्रीस. It developed into a democracy around 500 BCE. Solon, a Greek lawyer, gave Athens its first comprehensive code of law in 594 BCE. He laid the foundation for Athenian democracy, which was born as a reaction against the misuse of power by the earlier monarchs. In 510 BCE, Cleisthenes abolished monarchy and established one of the world's first democratic governments. स्टूडेंट्स, एथेंस एक शहर है, ग्रीस का एक प्राचीन शहर है। ग्रीस एक कंट्री है, वहाँ का एक प्राचीन शहर है। इसमें जो डेमोक्रेसी 500 BCE में डेवलप हुई थी, लगभग 500 ईसा पूर्व पहले यहाँ पे डेमोक्रेसी डेवलप हुई थी। एक ग्रीक लॉगियर है, लॉगियर का मतलब होता है शास्त्र की रचना करने वाले। ठीक है,
एक ग्रीक शास्त्रकार है सोलन, जिसका नाम था सोलन, उसने एथेंस को एक विस्तृत, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक रूप से, एक विस्तृत कोड ऑफ लॉ, एक संविधान दिया था 594 BCE में। इस लॉ से एथेनियन डेमोक्रेसी की नींव पड़ी, जिससे अर्लियर मोनार्च यानी जो प्राचीन मोनार्च थे, जो राजा महाराजा उस समय हुआ करते थे, उनके जो पावर की जो मिसयूज़ करते थे, उनके खिलाफ लोगों ने रिएक्शन यानी कि विरोध करना शुरू किया। और लगभग 510 ईसा पूर्व में क्लिस्थेंस नाम का एक व्यक्ति, जिसने मोनार्ची सिस्टम को अबॉलिश किया, ख़त्म किया और दुनिया की सबसे पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया? आगे, इट वाज अ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये कैसा सिस्टम था? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम था। पीपल डिड नॉट इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, तो लोग जो थे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि अपने प्रतिनिधि डायरेक्ट नहीं चुना करते थे। ठीक है, जैसे अपने यहाँ भारत में रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हमारे लिए कोई कानून बनाता है तो हम डायरेक्ट वोट नहीं डालते हैं संसद में। कौन वोट करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, वही तो नए कानून बनाते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, डायरेक्ट पब्लिक ही वोट डालती है किसी नए कानून पर। ठीक है, दे वोटेड डायरेक्टली ऑन इशूज एंड बिल्स, ये होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आगे पढ़ते हैं। वुमेन एंड स्लैव्स हाउ एवर वर नॉट अलाउड टू वोट, तो महिलाएं और स्लैब्स मतलब होता है जो बंधुआ मजदूर थे, दास जिनको कहते थे दास। प्राचीन काल में दास प्रथा थी, जो एक बार आदमी किसी को खरीद ले तो जीवन भर वो उसी की गुलामी करता था। तो ऐसी महिलाएं और मजदूर, उनको वोट के लिए अलाउ नहीं था। ठीक है, वो वोट नहीं डालते थे। अंडर द एबल स्टेटमैनशिप ऑफ द डेमोक्रेटिक लीडर पेरिकल्स, एथेंस रीच्ड द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी, तो जल्द ही एक लोकतंत्रात्मक जो नेता था डेमोक्रेसी का, वहाँ का लीडर था पेरिकल्स, उसकी नेतृत्व में यानी उसकी अगुवाई में एथेंस जल्द ही अपनी लोकतंत्र की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। आगे पढ़ते हैं। अर्ली रोम, प्राचीन रोम कैसा? रोम आज जिसको हम इटली के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही रोम है। अर्ली रोम, इन 510 BCE द लास्ट किंग ऑफ रोम वाज डिपोज्ड एंड अ रिपब्लिक इस्टेब्लिश्ड आफ्टर 12 years of struggle between the ruling families, patricians and the rest of the population, the plebeians. A series of laws were passed called the Law of the 12 Tables, which recognized certain rights of the plebeians. By the 4th century BCE, the plebeians were given the right to stand for consulship and other office of the state. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि रोम की शासन व्यवस्था कैसी थी। वहाँ पे पहले क्या था, कुलीन वर्ग और प्रजा दो भागों में डिवाइड थी, कुलीन वर्ग और साधारण जनता। तो कुलीन वर्ग जो था, कुलीन जिसको हम कहते थे अमीर लोग, जैसे पैट्रिशियंस और प्लेबियंस। प्लेबियंस होते हैं साधारण लोग, आम जनता। ये जो थी आम जनता थी, ठीक है। और ये जो थे, ये कौन से थे? कुलीन वर्ग, यानी उच्च जाति के और अमीर ताकतवर लोग। तो पहले एक ही परिवार के लोगों का शासन होता था, उसी परिवार के लोग नए नए वंशावली बढ़ती जाती थी, उनके परिवार के नए नए लोग आते रहते थे, राजाओं के बच्चे होते थे, वही बड़े होकर डायरेक्ट राजा बन जाते थे। इस तरह की वहाँ पे शासन व्यवस्था थी। बाकी पॉपुलेशन को प्लेबियंस कहा जाता था, यानी कि जो साधारण जनता थी। तो 12 साल के स्ट्रगल के बाद में इस तरह की शासन व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो नया जो कानून बना था उसमें कितने कानून थे? सीरीज ऑफ लॉज वर पास्ड कॉल्ड द लॉ ऑफ द टेबल, लॉ ऑफ द 12 टेबल। जो सीरीज थी कानूनों की, जो कानून बनाए गए थे, उनको बाद में 12 कानूनों की सारणी की यानी कि 12 टेबल्स नाम दिया गया। तो 12 कानून ऐसे थे इम्पॉर्टेंट कानून, उन कानूनों के नाम से, यानी वही उनका संविधान था। उनके संविधान में केवल 12 कानून थे, उसको रिकॉग्नाइज इस नाम से किया गया, ठीक है। जो प्लेबियंस के राइट्स के नाम से जाना जाता था, जो आम जनता के अधिकारों के नाम से उन कानूनों को जाना जाता था, ठीक है। तो रोम का जो नया संविधान बना उसमें आम जनता, वहाँ की साधारण जनता के लिए कुछ कानून बनाए गए, उन्हीं कानूनों को लागू किया गया और लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो लगभग 4th सेंचुरी में क्या कहा गया? बाय द 4th सेंचुरी BCE द प्लेबियंस वर गिवन द राइट टू स्टैंड फॉर
कंसल्शिप एंड अदर ऑफिसेस ऑफ द स्टेट। तो जो वहाँ की जो आम जनता थी उनको अधिकार मिला कि वहाँ के अदर स्टेट के जो अदर ऑफिसेज हैं उनमें उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, यानी कि वो भी सभी में उनमें काम करेंगे, उनको भाग लेने का मौका दिया गया लगभग 4th सेंचुरी में। ठीक है। इंग्लैंड एंड द मैग्ना कार्टा, ये क्या है? इंग्लैंड एंड द मैग्ना कार्टा। द किंग ऑफ द इंग्लैंड साइंड अ मैग्ना कार्टा इन 1215 CE। In the Magna Carta, the king agreed to renounce certain rights and to let his power be restricted by the law. The Magna Carta includes the writ of habeas corpus, which gives people the right to appeal if they are imprisoned without just cause. This writ continues to be one of the cornerstones of individual freedom in democracies। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो चैप्टर है आपका, और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है इंग्लैंड एंड द मैग्ना कार्टा। ये पैराग्राफ अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। इसमें बताया गया है कि इंग्लैंड के राजा ने एक मैग्ना कार्टा साइन किया था। मैग्ना कार्टा का मतलब जानते हो क्या होता है? मैग्ना कार्टा कहते हैं एक अधिकार पत्र को, जिसमें लोगों को, आम जनता को अधिकार दिए गए थे। क्या अधिकार दिए गए थे? इन द मैग्ना कार्टा द किंग एग्रीड, राजा एग्री हुआ था, रीनाउंस सर्टेन राइट्स एंड टू लेट हिज पावर बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द लॉ। उसने अपनी पावर को, मतलब जो राजा की पावर को वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, राजा की जो स्वतंत्रता थी वहाँ पे समाप्त की गई और आम जनता को वहाँ पे आज़ादी दे दी गई। ठीक है। ये मैग्ना कार्टा था। इस मैग्ना कार्टा में क्या था? इसमें हैबियस कॉर्पस की एक रिट भी इंक्लूड थी। हैबियस कॉर्पस को हिंदी में समझते हैं। हैबियस कॉर्पस एक ऐसा कानून होता है जिसमें बिना किसी वजह के किसी आदमी को अगर बंदी बना लिया जाता है, उसको कैद कर लिया जाता है, तो उसको एक अधिकार दिया गया था कि 24 घंटे में उसको कोर्ट में, यानी कि अदालत के सामने, न्यायालय के सामने उसको पेश किया जाए। तो इसी अधिकार को रिट हैबियस कॉर्पस कहा गया। हैबियस कॉर्पस को हिंदी में कहते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, मैं बता देता हूँ, हिंदी में इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। बंदी को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के सामने पेश करना। ठीक है। तो ये जो है एक अपील करने का अधिकार था। एक बंदी को भी, एक कारागार में कैद व्यक्ति को भी एक अधिकार दे दिया गया था कि जो इम्प्रिजन्ड है, जो कैद है जेल में बिना किसी रीजन के, उसको एक अपील करने का अधिकार दिया गया कि वो भी न्यायालय के सामने उसको पेश किया जाए। ये जो रिट थी वो आगे चलकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मील का पत्थर बनी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, लोगों के लिए एक मील का पत्थर बनी। कॉर्नर स्टोन्स का मतलब मील का पत्थर। ठीक है। तो आगे चल के इसी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जन्म हुआ। तो इसलिए मैग्ना कार्टा बहुत ही फेमस कानून है। यूरोप एंड द रिनेसेंस। यूरोप और उसका, रिनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, यानी कि एक नई क्रांति। द रिनेसेंस स्वेप्ट थ्रू मिडीवल यूरोप इन द एंड ऑफ द 4th सेंचुरी। द रिनेसेंस वाज अ मूवमेंट वेयर द कॉमन पीपुल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द कंट्रोल ऑफ द चर्च। तो यूरोप में क्या था? पहले चर्च का शासन होता था। जो चर्च होते थे, चर्च के पादरी होते थे, वो वही शासन संभालते थे और ईसाई धर्म ग्रंथों के आधार पर शासन किया जाता था। तो इस रिनेसेंस से क्या हुआ? उनको सवाल करने का, क्वेश्चन करने का अधिकार मिला। कब? 14th सेंचुरी में, जब लोगों ने सवाल करना शुरू किया। द मोनार्च ओवर देयर लिव्स एज दे रीडिस्कवर्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ एंशिएंट एथेंस एंड रोम। तो एंशिएंट एथेंस और रोम के जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल थे, उन्हीं प्रिंसिपल्स को उन्होंने अपनाया और अपनी डेमोक्रेसी को उन्होंने रीडिस्कवर किया, यानी कि अपनी लोकतंत्र को उन्होंने फिर से स्थापित कर लिया। ठीक है। यहाँ तक बच्चों समझ में आया? आपके चैप्टर को अगर समझ में ना आया हो तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इसमें अगर आपको वीडियो में कई प्रॉब्लम हुई हो, मुझे लगता है ये वीडियो में इस पेज का थोड़ा सा फ़ोटो थोड़ा ब्लर था, हल्का सा दिख नहीं रहा था। दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इसकी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको प्रॉब्लम होती तो आप बच्चों, बुक तो लेके बैठते ही होगे सामने, तो आप बुक ज़रूर देखते रहें। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर लो। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एज ऑफ इनलाइटमेंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।